नमस्कार दोस्तों, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू सेशन जो मैं कह सकता हूँ कि 10th क्लास के साइंस की क्लास के बारे में। हम 10th क्लास साइंस का जो आपका सिलेबस है बोर्ड अकॉर्डिंग उसको हम पूरी तरीके से पूरा करवाएंगे और कोशिश रहेगी, मेरा टारगेट रहेगा, मिशन रहेगा कि आप 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकें। ऐसी मैं कोशिश के साथ में ये साइंस 10th क्लास का न्यू सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें लगभग 3 से 4 महीने के अंदर पूरा आपको कोर्स करवाऊँगा। लगातार मेरी क्लासें आएँगी, जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। मेरा मिशन रहेगा आपको 100 में से 100 अंक प्राप्त करना। यहाँ आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर केमिस्ट्री विद महेंद्र सर पर यदि आप अच्छी तरह से साइंस का कोर्स जॉइन करते हैं, पढ़ लेते हैं यूट्यूब पे निःशुल्क, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि आपकी साइंस की बहुत अच्छी समझ भी बनेगी और 2027 बोर्ड की परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में जो आने वाले क्वेश्चंस है वो आपको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे को लगभग 10th पढ़ाने का 13 से 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट, कई स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक प्राप्त कर लिए हैं। इसलिए निश्चिंत रूप से आप ट्रस्ट करिएगा, विश्वास करिएगा, ये हमारा सफ़र 100 में से 100 अंक लाने का बिल्कुल ही आपके प्यार से, सपोर्ट से सक्सेस रहेगा और आप भी यदि मेरे साथ जुड़ते हो, तो निश्चित रूप से साइंस में 100 में से 100 लाने की पूरी उम्मीद रखते हैं। वैसे हमारा बोर्ड का जो पेपर है 80 नंबर का होता है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि 80 में से 80 आप लेके आए। ध्यान रहे और अपन शुरुआत आज करते हैं। जो हमारा लेसन नंबर, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो साइंस स्ट्रीम का सिलेबस है 10th क्लास के लिए, बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी, उसमें इसको 4 भागों में बाँटा गया है। तो हमारा जो पार्ट 1 है, जहाँ पर ये मैंने लिख रखा है पार्ट 1 में केमिस्ट्री आती है। केमिस्ट्री के आपके 4 लेसन हैं, लेकिन यहाँ बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं, आपको केमिस्ट्री एकदम खिलौने की तरह 4 लेसन को मैं बहुत ही अच्छी तरह से फिंगर पे आपको याद करवाऊँगा। इसी प्रकार आपकी बायोलॉजी है, सेम इसी प्रकार से आप डायग्राम बनाना, अंदर से क्या-क्या क्वेश्चन्स आ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप कवर कर पाएँगे। इसी प्रकार आप फिज़िक्स भी कवर कर पाएँगे और लास्ट में हमारे पार्ट रहता है एनवायरनमेंट का। तो इस प्रकार 4 पार्टों से आपका सिलेबस साइंस का निर्धारित है और यहाँ टोटल मिलाकर 80 मार्क्स का पेपर बनता है। 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से जाते हैं, तो ऐसे मिलाकर टोटल हमारे 100 मार्क्स होते हैं। तो निश्चिंत रहिए, आप जुड़िए, रेगुलर पढ़िए, रेगुलर आपका एक-एक वीडियो डेली आएगा। मैं कोशिश करूँगा 3 से साढ़े 3 महीने में आपको पूरी तरह से अच्छा-सा सिलेबस करवाऊँगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका बहुत शानदार सपोर्ट रहेगा। ये चीज़ें सपोर्ट के बिना कभी भी पॉसिबल नहीं रहेगी। तो बच्चों, यदि आपको बहुत शानदार लगता है तो लास्ट में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। तो आज के जो हमारा मिशन है 100 में से 100 अंक लाना, स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ ये हमारा लेसन नंबर 1 है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड में आपका लेसन नंबर 1 6 मार्क्स का रहता है। यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको 6 मार्क्स के, देखो बोर्ड में आपको यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अपन यहाँ पर एक बार पूरी तरह से इस लेसन को कवर करेंगे, फिर बोर्ड में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं,
किस तरीके से एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से फिल इन ब्लैंक्स क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस है, लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस है, पूरी की पूरी साथ साथ इस लेशन में चर्चा करेंगे सभी टाइप्स की। मेरा ये प्रयास रहता है और मुझे इतना अनुभव है कि यदि आप इस लेशन को अच्छी तरह से मेरे से पढ़ लेते हैं, यकीन मानिए आपका एक नंबर वन क्वेश्चन भी बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2027 के पेपर में। मैंने इस यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस मैंने 12th केमिस्ट्री की 4 वीडियो अपलोड किए थे, वो भी मात्र 10 मिनट 12 मिनट के। लेकिन उस 4 वीडियो में से भी लगभग 6 क्वेश्चन हूबहू मिले थे। तो आप निश्चिंत मानिए, अब की बार मैंने उस समय मेरा कुछ प्रॉब्लम थी, टाइम शॉर्ट था, तो लेकिन अब की बार मैंने प्लान किया है कि बहुत शानदार तरीके से आपको ये सिलेबस करवा दूंगा मैं। और यकीन मानिए आप पढ़ते हो तो यहीं से आपको सारे क्वेश्चंस सभी क्वेश्चंस बोर्ड के मिल जाएंगे। एक क्वेश्चंस भी बाहर जाने की कोई संभावना नहीं रहेगी, ये मेरे को पूरा विश्वास है। तो देखो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में सबसे पहले कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान हम क्या-क्या परिवर्तन दिखते हैं, क्या-क्या हमें लक्षण दिखते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो निश्चित माने आप कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जैसे कि A प्लस बी, ये और यहाँ से हमारा C, यहाँ जो लिखा हुआ है वो हमारा क्रिया कारक होता है, रिएक्टेंट जिसको हम कहते हैं। और ये वाला पार्ट हमारा उत्पाद होता है, ये वाला पार्ट हमारा उत्पाद होता है। क्रिया कारक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं। और इसके ऊपर जो हमारे इस तीर के ऊपर है, तीर के ऊपर इनको रखा जाता है कैटेलाइट्स, उत्प्रेरक को रखा जाता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। ये काम उत्प्रेरक का होता है। ये जो अभिक्रिया बहुत मंद गति से होने वाली होती है, उत्प्रेरक की सहायता से उनको कम समय में पूर्ण किया जा सकता है। ये इस उत्प्रेरक की भूमिका होती है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें निश्चित रूप से निम्न परिवर्तन दिखाई देंगे। और वो परिवर्तन कितने होंगे? 4 परिवर्तन होंगे। सबसे पहले है अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होगा, उसकी भौतिक अवस्थाएं बदलेगी, फिजिकल चेंजेस होगा। जैसे कि कैसे, मैं एक सिंपल सा आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। जैसे कि ये H2O एकदम सिंपल सा मैं ले रहा हूँ। H2O पहले बर्फ के रूप में थी और फिर मैंने यहाँ पर H2O लिख रहा हूँ और ये बन गया पानी। तो यदि अब आप इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर दिया है तो बर्फ पानी में बदल गई है। मतलब आप देख रहे हो, पहले बर्फ की प्रकृति कैसी थी? सॉलिड थी, ठोस था। लेकिन जैसे टेम्परेचर दिया, ये लिक्विड में बदल गया। तो आप निश्चिंत मानिए कि यहाँ अभिक्रिया हुई है। तो अभिक्रिया हुई तो आपने यहाँ पर क्या परिवर्तन देखा? अभिक्रिया हुई है तो निश्चित रूप से आपने क्या परिवर्तन देखने को मिला है? तो आपको यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिला है कि बर्फ जो ठोस थी वो द्रव में बदल गई। तो कहने का मतलब है इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन देखने को मिला है। बर्फ का एकदम व्हाइट क्रिस्टल रंग जो कलर था, तो पानी का हल्का सा थोड़ा व्हाइट वो डल बलर हो गया। तो निश्चित रूप से इसके रंग में भी हमें परिवर्तन देखने को मिला है। गैस का निष्कासन अथवा उत्सर्जन, बात बिल्कुल सही है। आप जैसे यहाँ पर बर्फ को गर्म करोगे, क्रिस्टल को गर्म करोगे, तो निश्चित रूप से पानी में से कुछ गैस, जो कुछ H2O की ये वाष्प के रूप में, गैस के रूप में लैप्स होगी, कमी होगी। तो निश्चित रूप से अभिक्रिया यहाँ पर होती है तो हमें गैस का उत्सर्जन भी देखने को मिलता है। और बात बिल्कुल सही है, चौथा स्टेटमेंट भी कि तापमान में परिवर्तन। आप देख पा रहे हो, शुरुआत में जो बर्फ थी हमारे पास में, और बर्फ का जो टेम्परेचर था, ताप था, वो था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे ही हमने ये अभिक्रिया हुई मतलब तापमान बढ़ा, तो ये पानी बना है तो निश्चित रूप से कमरे के तापमान पर लगभग 18 से
सब 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये बर्फ हमारे पूरी तरह से पानी में बदल जाती है। तो यहाँ पर निश्चिंत मानते हैं हम कि अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया के दौरान हमें सारे ये परिवर्तन चारों के चार देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन, दूसरा हमें रंग में परिवर्तन, तीसरा हमें गैस का निष्कासन अथवा उत्सर्जन और चौथा हमें परिवर्तन देखने को मिलता है ताप में परिवर्तन। तो बच्चों आपको ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आई होप ऐसी आशा करता हूँ। तो मैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये आपको समझ में आ गया है। तो अगले प्रेक्षण की ओर अपन चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, ये हमें प्रेक्षण दिखाई देंगे। इसके बाद जो हमारे को देखना होता है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं, तो उस रासायनिक समीकरण हमारे सामने मूलतः कितने रूप में प्रेजेंट होती है। तो बच्चों रासायनिक समीकरण होती है वो हमारे सामने दो तरीके से देखने को मिलती है। कितने तरीके से देखने को मिलती है हमें? दो तरीके से। फर्स्ट तो हमारे शब्द समीकरण के रूप में और सेकंड हमें देखने को मिलती है रासायनिक सूत्र के रूप में समीकरण। शब्द समीकरण के रूप में बच्चों यहाँ से बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तभी हम शब्द समीकरण को सही रूप से लिख पाएंगे रासायनिक सूत्र के रूप में। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मैग्नीशियम का दहन, ये मैग्नीशियम का दहन एक शब्द के रूप में लिखा है, इसलिए ये शब्द समीकरण है। अब मैग्नीशियम का दहन इसी शब्द समीकरण को यहाँ पर हमने रासायनिक फॉर्मूले के रूप में लिखा है। तो आप सभी जानते हो हम मैग्नीशियम को सिंबल क्या लिखते हैं? इस मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, तो यहाँ पर हमने Mg लिखा। और बेटा दहन क्या होता है? दहन का मतलब किसी वस्तु का यदि दहन करना है, तो आप सभी जानते हो जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कहीं पर भी आपके बुझाना शब्द आए, तो समझ जाना कि हमें किसी भी वस्तु को बुझाने के लिए CO2 की ज़रूरत होती है। तो मैग्नीशियम का दहन, ये देखो मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम धातु होती है। कोई भी शब्द समीकरण लिखते हैं तो निश्चित रूप से उनके भौतिक जो संकेत होते हैं, ये जो मैंने लिखे हैं फिजिकल स्टेट जो भौतिक सिंबल है, उनको भी ज़रूर लिखना होता है। धातु ठोस होती है इसलिए हमने स्मॉल एस से दर्शाया है, ऑक्सीजन गैस होती है इसलिए स्मॉल जी से, ये दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने MgO के रूप में लिखा है। तो आप समझ गए होंगे इसको शब्दों के रूप में लिखा है इसलिए शब्द समीकरण, इसको फॉर्मूले के रूप में लिखा है, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण या सूत्र समीकरण भी कहते हैं। इसके बाद हम आगे की स्लाइड पर जाते हैं। देखो कि रासायनिक समीकरणों को संतुलन, इसकी बैलेंसिंग क्यों अनिवार्य होती है? इनको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? यदि बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ता है रासायनिक समीकरण पर? तो बच्चों रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस नहीं करते हैं तो पहली बात तो उसको कहते हैं कंकाली समीकरण या कंकाली समीकरण कह सकते हो आप, या उसको असंतुलित समीकरण भी कह सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, वो यहाँ से क्या बन सकता है? यहीं से फर्स्ट स्टेप से ही आपको देखने को मिल सकता है कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना क्यों आवश्यक होता है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो आप देख सकते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हमें संतुलित करना
क्यों आवश्यक होता है? आप जानते हो 9th क्लास का एक नियम पढ़ा था आपने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है बच्चों? आपको पता ही होगा कि द्रव्यमान का न तो संरक्षण किया जा सकता है और न ही इसका विनाश। कहने का मतलब है क्रिया कारक और जो उत्पाद है, उन दोनों का द्रव्यमान बराबर रहता है, तभी वो संरक्षित रहता है। तो हम बात करते हैं संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल जो द्रव्यमान होता है, वो अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात अभिक्रिया के एवं उसके पश्चात पहले एवं उसके पश्चात परमाणुओं की संख्या समान होती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को असंतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली समझाएगा, बताएगा कि वही मैग्नीशियम का दहन करते हैं, ये आपका Mg है और ये O2 है, जिसका आप दहन करते हो तो आपके सामने मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आती है। ये आपकी कंकाली समीकरण है। फिलहाल आपने इस समीकरण को संतुलित नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे? संतुलित नहीं किया है तो हम देखेंगे ये जो हमारा क्रिया कारक है, क्या जब हम इस समीकरण को बैलेंस नहीं करते हैं, तो क्रिया कारक और उत्पाद का द्रव्यमान समान होता है? नहीं होता है। कैसे नहीं होता देखो, बैलेंस तो पहले कैसे नहीं वो पता करना है। तो हमें बैलेंसिंग पता करने के लिए जो हमारे क्रिया कारक है, इनकी तुलना हम उत्पाद के तत्वों से करते हैं। या मैग्नीशियम 1 है या मैग्नीशियम 1 है। मैग्नीशियम बैलेंस है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हमारे 2 हैं ये, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हमारा 1 है। यहाँ आपका ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ा देखो, मैग्नीशियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु भार होता है, वो 24 होता है और 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा। तो 24 और ये 32 कितने हो जाएँगे टोटली? 56 हो जाएँगे। तो देखो इसका 56 ग्राम आया और उत्पाद का 24 मैग्नीशियम का और ये 16 इस ऑक्सीजन का। यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है इसलिए 16 लेंगे, तो 24 और 16 टोटल कितने हो गई? 40 हो गई। तो क्या ये मैग्नीशियम जो हमारे मैग्नीशियम का क्रिया कारक और उत्पाद के द्रव्यमान समान है? नहीं है समान। इसलिए इनको समान करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। आपके सामने दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है यही, हमारे पास में यहाँ मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 हो गए। अब ऑक्सीजन यहाँ 2 है, आगे ये 2 लगाने से मैग्नीशियम भी 2 हो गए और हमारे ये ऑक्सीजन भी 2 हो गए। इसका मतलब कह सकते हैं ये समीकरण आपकी क्या है? ये समीकरण है आपकी संतुलित। संतुलित समीकरण का एक बार द्रव्यमान चेक कर देते हैं कि इस क्रिया कारक और उत्पाद के द्रव्यमान दोनों बराबर है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोनों उत्पाद और क्रिया कारक के द्रव्यमान बराबर है। कैसे? 2 मैग्नीशियम, 1 मैग्नीशियम में 24 तो 2 मैग्नीशियम का वापस 24 गुना 48 हो गया ये। फिर 1 ऑक्सीजन का 16, दूसरे ऑक्सीजन का भी 16 तो 48 प्लस 32 तो ये हो गया हमारा 80 ग्राम, 80 ग्राम। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है। तो 24 प्लस 16 ये हमारा हो गई 40, 40 इंटू 2 तो ये हो गया हमारा 80। तो हम कह सकते हैं कि हमारी समीकरण संतुलित थी। तो क्रिया कारक का जो द्रव्यमान है और उत्पाद का द्रव्यमान है, वो दोनों बराबर है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलन कितने प्रकार से होता है? तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2 प्रकार से कर सकते हैं। ये रासायनिक समीकरण है, उसको हम 2 प्रकार से बैलेंस करेंगे क्योंकि आपने पहले ही देखा था यहाँ पर
कि यहाँ हमारे जो सबसे पहले थी समीकरणों को एक तो शब्द समीकरण के रूप में भी आपको बैलेंस कर सकते हो और फ़ॉर्मूले के रूप में लिखिए समीकरण, उसको भी आप बैलेंस कर सकते हो। तो हम देखते हैं शब्द समीकरण के रूप में यदि अभिक्रियाओं को बैलेंस करना है तो पहले क्या देखना होगा, जो शब्द दे रखे हैं, यदि हमें कोई लिखा हुआ है कि बर्फ, पानी जो ठोस है, वो ठोस बर्फ पानी में बदल जाती है, तो ठोस के लिए हमें इन सभी भौतिक संकेतों का उपयोग करना होता है, समीकरण के नीचे लिखना होता है। यदि आपका कोई भी अभिकर्मक ठोस हो, तो उसके लिए सॉलिड लिखते हैं और आपको स्मॉल एस लिखना होता है उसके कोष्ठक में। यदि कोई द्रव हो, तो उसको हम लिक्विड कहते हैं। आप एल, क्यू या एल लिख सकते हैं। यदि कोई गैस है, तो हम इसको स्मॉल जी से लिखते हैं। यदि आपका कोई जलीय विलयन है, तो इंग्लिश में इसको एक्वस बोला जाता है, लेकिन हम इसको एक्यू के रूप में लिख सकते हैं। और वास्तव में शब्द समीकरण लिखी हुई होती है, तो निश्चित रूप से हमें भौतिक संकेतों को ज़रूर लिखना चाहिए, उन सिंबलों का उल्लेख करना चाहिए। लेकिन इस भौतिक संकेतों के साथ-साथ में कुछ चिन्ह हैं, उनको भी देखना चाहिए। जैसे कि हमारा कोई भी है, उत्पाद बना तो गैस निकलती है, तो जब भी गैस निकले तो उसके नीचे आप जी लिख दो और पास में ऐसे गैस बाहर निकलती है। गैस हमेशा ऊपर जाती है, इसलिए ऊपर वाला आपको ऐसे एरो दर्शाना है। इसी प्रकार कहीं पर भी ऐसी विक्रिया आएगी जिसमें प्रेसिपिट बनेगा, आपका अवक्षेप बनेगा, पेंदे या तल में, तो अवक्षेप हमेशा नीचे बैठता है, तल में बैठता है, इसलिए जहाँ पर भी हमारे अवक्षेप आए, पीपीटी आए, तो अवक्षेप ठोस होता है, सॉलिड होता है। तो पीपीटी आए तो हमें उसको अवक्षेप पेंदे में बैठता है, इसलिए हम तीर नीचे करके लिखा जाता है। और हमारे अभिक्रिया संतुलन के दौरान कुछ मुख्य बातें हैं, वो हमें ध्यान में रखनी होगी। क्या ध्यान में रखनी होगी? देखो, एक तो कोई भी अभिक्रिया की जैसे कि ये ए प्लस बी मैं सिंपल से एक रिएक्शन लिखता हूँ, ये सी। आप इनके आगे कोई भी रसमितीय गुणांक लिखते हैं, ये जो आगे जो नंबर लिखा जाता है, वो इसके इसके अंदर एक के साथ में जितने परमाणु उन सभी के लिए इनको गिना जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे, एक सिंपल सी रिएक्शन लेता हूँ, जैसे कि H2 प्लस O2 की बात करूँ, या फिर मैं एक अच्छा-सा दूसरा एग्ज़ाम्पल लूँ एकदम सिंपल सा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे कि C प्लस O2 की बात करूँ और ये हमारा बनता है CO2। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, Mg मैग्नीशियम और हम लेते हैं क्लोरीन गैस, तो ये बनता है MgCl2। ये जो मैंने रिएक्शन है वो सारी की सारी संतुलित लिखी है। कैसे लिखी है, इसका पता कैसे करते हैं? तो देखो बच्चों, यहाँ हमारे कार्बन 1 है, तो यहाँ हमारे उत्पाद में भी कार्बन 1 है। इस ऑक्सीजन में हमारे ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे 2 हैं। फिर आपको ये भी चेक करना है कि यहाँ भी तो नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। टोटली क्रिया कारक में ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो हमारे उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी समीकरण बैलेंस है। जब समीकरण बैलेंस होती है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई रश्मितीय गुणांक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर ये नेक्स्ट रिएक्शन देखो, जैसे कि मैग्नीशियम, यहाँ पर भी हमारा मैग्नीशियम 1 है। फिर ये देखो क्लोरीन, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी हमारा क्लोरीन 2 है। तो इसी प्रकार ये भी हमारी समीकरण संतुलित है। तो सब मुख्य जो हमारी बातें होती हैं, समीकरण संतुलित नहीं होती हैं या होती हैं, तो हमें एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो भी आप रस के गुणांक जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2MgO, इसका मतलब ये हुआ, इस 2 आगे लिखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। मुख्य रूप से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। अक्सर मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि बच्चे यहाँ पर गलती निश्चित रूप से कर देते हैं, और कर देते हैं तो वास्तव में उसके नंबर
कट जाते हैं, तो अपन को नंबर कटाने नहीं है। ये गलती अपन को दोहरानी नहीं है, इस बात का अपन को ध्यान रखना है। एक तो बात ये आपको ध्यान रखनी है, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जैसे कि कभी ऐसे आए MgCl2 ऐसा लिखा है और आगे 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इसमें मैग्नीशियम की संख्या तो 2 है, ये तो आप समझ गए कि इसके आगे 2 लिखने से, इसके आगे ये 2 लिखे रस मिलते गुणांक, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और क्लोरीन अब कितना हुआ अपन को ये जानना है। तो क्लोरीन यहाँ पर आपका 2 नहीं है, यहाँ आपका क्लोरीन कितना है भैया? देखो 2 तो इसके आगे है ही है, लेकिन ये क्लोरीन यहाँ पर भी 2 है, तो 2 सॉरी, ये हमारा क्लोरीन यहाँ पर 2 तो है ही है, इसके आगे लिखा है इसलिए हमने ये 2 लिख दिया। फिर यहाँ पर क्लोरीन हमारा ये 2 लिख रखा है, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा ये 4 है। ऐसे हमारा क्लोरीन है, ना कि हमारा यहाँ पर 2 है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ये कभी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। बस ये यदि आपको ध्यान में आ गया, यहाँ पर ये समझ में आ गया और ये आपको रिलेशन समझ में आ गया, तो निश्चिंत मानिए कि आपकी कभी यहाँ पर कोई गलती होने वाली नहीं है। तो ये तो थी शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण के रूप में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो हमारे पाठ्य में प्रश्न बुक के अंदर दे रखा है उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहले दे रखा है, वायु में जलाने से, वायु में जलाने से, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबिन को साफ क्यों किया जाता है? हाँ, ताकि वो अच्छे तरीके से दहन हो जाए, उसमें तो हमारे को दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, वो अभिक्रियाओं के संतुलन के बारे में देखने वाले हैं। शब्द समीकरण को कैसे बैलेंसिंग करना है, उसके बारे में हमारा ये जो दूसरा क्वेश्चन है, उसको यहाँ से देखते हैं। ये जो आपके सामने शब्द समीकरण दे रखी है, पहले दे रखी है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और मिलकर बनाती है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाती है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये मैंने आपकी बुक के पाठ्यनीति के प्रश्न लिए हैं, कोई बाहर से नहीं लिया है, तो ध्यान रहे। हाइड्रोजन हमारी एक बात आपको विशेष और ध्यान रखनी है, बहुत विशेष नोट, हमेशा कभी भी जो कोई गैस आई है, गैस सदैव द्विपद परमाणु के रूप में रहती है, द्विपद परमाणु के रूप में। तो आपको गैस को हमेशा द्विपद परमाणु के रूप में ही लिखना है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये लिखा है हाइड्रोजन, तो हम H ना लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस है तो H2 लिखेंगे। फिर क्लोरीन, तो ये हमारी Cl2 गैस मिलकर HCl बनाती है, ये HCl। अब हम क्रिया कार्य की तुलना उत्पाद से करेंगे। यहाँ पर देखो, इस समीकरण में आपके हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो ऐसा क्या करेंगे कि भी ये भी 2 हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, रस मितीय गुणांक का नंबर है हमेशा आगे लगाना है, ना कि यहाँ पर लगाना है। इस पोजीशन पर कभी नंबर नहीं लगाना है, इस रस मितीय गुणांक सदैव आगे लगता है। तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 करने के लिए हम इसके आगे नंबर 2 लगाएंगे। तो यहाँ आगे 2 करने से हाइड्रोजन तो 2 हो गया हमारा, ये हाइड्रोजन तो 2 हो गया। अब देखते हैं आगे क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन आपका 2 है, लेकिन हमारे यहाँ आगे का 2 करने से ये क्लोरीन भी 2 हो गया। तो हम कह सकते हैं ये हमारी समीकरण क्या हो गई? संतुलित हो गई। फिर हमारे जो सेकंड दे रखा है, वो दे रखा है बेरियम क्लोराइड। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ बेरियम क्लोराइड। बेरियम का Ba होता है BaC,
Al2। Ba का +2 और Cl का -1 जब फॉर्मूला बनता है तो बेरियम क्लोराइड हमारा इस प्रकार बनता है। फिर लिखा है एल्यूमीनियम सल्फेट, तो एल्यूमीनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। ऐसा फॉर्मूला क्यों बना? क्योंकि हमारे एल्यूमीनियम की दो संयुक्ता होती है कि तीन होती है। एल्यूमीनियम की हमारे पास में तीन संयोजकता है, तो तीन इसके पास में। सल्फेट की दो संयोजकता है, तो दो इसके पास में। तो हमारा जो रिएक्टेंट का उत्पाद बना है वो बना है बेरियम सल्फेट। यहाँ से ये उत्पाद बनेगा आपका, ये बेरियम सल्फेट। यहाँ से ऐसे ये बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस और एल्यूमीनियम क्लोराइड Al और Cl3। यदि आपको फॉर्मूले लिखने नहीं आए सही तो भी आप शब्द समीकरण को कभी भी सही नहीं लिख पाओगे। तो ये फॉर्मूले निश्चित रूप से आपको लिखने आने चाहिए। तो अब तुलना करते हैं, यहाँ बेरियम कितना है? एक है। यहाँ भी बेरियम कितना है? एक है। यहाँ क्लोरीन कितना है हमारे? दो है। लेकिन यहाँ क्लोरीन हमारे देखो कितना है? तीन है। तो अब हमारा ये मामला क्या हो गया? गड़बड़। फिर भी देखो आगे चलो, थोड़ा अपने आप सही हो जाएगा। हमारा यहाँ एल्यूमीनियम कितना दे रखा है? दो दे रखा है। यहाँ हमारा एल्यूमीनियम कितना दे रखा है? एक दे रखा है। तो आपको इसको दो करने के लिए हमेशा इसके रस में के गुणांक है, इसको आप हमेशा इसके आगे लिखोगे, ये दो। तो यहाँ पर आपका एल्यूमीनियम दो हो गया, और यहाँ पर भी आपका एल्यूमीनियम कितना था? दो था। अब सल्फेट देखो SO4, SO4 पूरा समूह यहाँ पर तीन है, लेकिन यहाँ SO4 आपका कितना है? एक है। तो आप क्या करोगे? इसके आगे तीन लगाओगे। यहाँ क्या करोगे ताकि आपका सल्फेट कितना हो जाए? हाँ भैया, आपका सल्फेट कितना हो जाए? तीन हो जाए। तो इसके आगे आप तीन लगाओगे तो आपका सल्फेट तो तीन हो गया, SO4 तो तीन हो गया, लेकिन ये बेरियम यहाँ पर तीन है, तो इसके आगे भी आप तीन लगा दो। ये आपका बेरियम भी कितना हो गया? तीन। अब चेक करो, देखो यहाँ पर हमारे बेरियम तो है तीन, ये तीन आगे हैं। क्लोरीन कितना है? मैंने आपको बताया था, ये क्लोरीन तीन तो है ये, लेकिन दो ये है, तो तीन इंटू दो हमारा यहाँ पर Cl तो है छः। तीन दूना छः। फिर हमारा देखो एल्यूमिनियम, हमारा एल्यूमिनियम यहाँ पर दो ही है, आगे कोई रश्मि के गुणांक नहीं है। फिर हमारा सल्फेट SO4 टोटली हमारे इस कोष्टक के बाहर यहाँ पे तीन लिखा है, तो सल्फेट हमारा तीन है। अब हम उत्पाद की तुलना कर लेते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। देखो अब हमारे उत्पाद में यहाँ पर भी बेरियम के आगे तीन लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये हमारे बेरियम भी तीन है। ये सल्फेट के आगे हमारे ये तीन लिखे हैं, इसका मतलब SO4 भी हमारा तीन है। देखो फिर एल्यूमिनियम के आगे हमारे ये दो लिख रखे हैं, इसका मतलब ये हमारे दो ही है। और हमारे क्लोरीन के लिए दो तो ये और तीन यहाँ लिखे, तो दो इंटू तीन, ये हमारे क्लोरीन भी कितने हो गए? छः हो गए। तो आप देख लो, क्रिया कारक और उत्पाद दोनों बराबर हो गए, इसलिए हमारी ये समीकरण क्या है? बैलेंस है। इस समीकरण को मैं यहाँ संतुलित कर लेता हूँ बच्चों। इसको मैंने कर लिया है, इसको यहाँ देख लेते हैं। सोडियम प्लस जल, ये सोडियम है, सोडियम का Na होता है, प्लस जल, जल का होता है H2O। ये क्रिया करके बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमेशा गैस के रूप में निकलती है, तो हम H2 ही लिखेंगे। ये हमने एक शब्द समीकरण लिख ली है। अब हमें देखना है कि ये हमारी समीकरण बैलेंस है कि नहीं है, चेक कर ले। सोडियम एक है, यहाँ पर भी सोडियम एक है, यहाँ हमारे हाइड्रोजन दो है, देखना है कि यहाँ पर भी तो कुछ नहीं है, नहीं है, दो ही है। तो यहाँ हमारे हाइड्रोजन दो और एक तो तीन है। तो अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो कैसे करें? यही बड़ी बात होती है। और यहाँ पर भी देख लो, आपका ऑक्सीजन कितना है? एक है। यहाँ हमारा ऑक्सीजन भी एक है, लेकिन बैलेंस कौन नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो इसके आगे हम तीन लगा दें, तो यहाँ हाइड्रोजन हमारी कितनी होगी? तीन दूना छः और एक सात होगी। तो यहाँ हमारे हाइड्रोजन के आगे तीन लगाने से हाइड्रोजन तो छः होगी,
लेकिन 7 नहीं हुई, तो फिर हम कैसे बैलेंस करें कि हमारी ये हाइड्रोजन पूर्ण रूप से क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो हमें 3 लगाने से तो हमारा मामला गड़बड़ होगा, तो हमें ये सही नहीं बैठ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसके हाइड्रोजन के आगे हम 2 लगाएँ, तो देखते हैं 2 दूना 4 हो गई हाइड्रोजन। अब इसको 4 करेंगे, 2 तो यही है, 2 तो है ही है। अब ये 3 हो रही है, तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे। तो देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन तो ये हो गई, प्लस 2 हाइड्रोजन ये हो गई, तो हमारी हाइड्रोजन 4 हो गई। तो इसका मतलब हमारी समीकरण बैलेंस हो गई। सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम हमारी 2 है, यहाँ सोडियम हमारी 1 है, तो इसके आगे 2 लगा दें, तो ये भी बैलेंस हो गई। तो 2 सोडियम जल फिर हमारे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे 2 आगे 2, और आपको बताया था इसका गुणा करना है, 2 दूना 4 ये है, यहाँ भी हमारे 2 तो देखो यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो 4 हाइड्रोजन बिल्कुल बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी हमारे 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस है। इस प्रकार ये हमारी समीकरण पूरी तरह से क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब हमारी नेक्स्ट है जो महत्वपूर्ण है, वो है हमारे आगे के क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ, इस स्लाइड को और मैं आगे ऐड कर लेता हूँ। अगली स्लाइड पे हम जाते हैं, और इस स्लाइड को मैं, इस क्वेश्चंस को हमने पूरी तरह से ऊपर वाले को कर दिया है, इसको भी मैं कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर इस क्वेश्चंस को तो मैंने कर लिया, दूसरे के 3 क्वेश्चंस। अब अगले के ये क्वेश्चंस तीनों को अपन कर लेते हैं। ध्यान से बच्चों आराम से समझना है, और नहीं समझ में आया तो आपको कमेंट करना है, मुझे बताना है कि यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं वापस कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था, मतलब उसकी फिजिकल स्टेट के साथ में आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो यहाँ लिखा है जल में बेरियम क्लोराइड, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 होता है। अब जल में है, तो जल में होगा तो क्या होगा आपको पता ही है, एक्वस होगा, जलीय विलयन होगा, तो अपन क्या लिख देंगे, भौतिक अवस्था एक्वस लिख देंगे। फिर लिखा है सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, जल में बेरियम क्लोराइड है और जल में हमारे सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Na2SO4 होता है, ये Na2SO4, ये जल में था, ये भी जलीय विलयन में, तो जलीय विलयन के लिए मैंने यहाँ सिंबल पहले लिखा था, एक्वस लिखते हैं। फिर ये तो थे हमारे क्रिया कारक, फिर हमारे उत्पाद, तो लिखा है विलयन क्रिया, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं, और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का विलयन, ये NaCl का विलयन, NaCl का विलयन बनाते हैं। तो NaCl का विलयन हमारे लिए विलयन आया है, तो निश्चित रूप से ये भी हमारा एक्वस ही होगा, प्लस बेरियम क्लोराइड, सॉरी बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, ये बेरियम सल्फेट BaSO4 का अवक्षेप बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था अवक्षेप हमेशा पेंदे में नीचे की तरह बैठता है, इसलिए हम यहाँ पर नीचे की तरह एरो करके लिख लेंगे। अब अपन को ध्यान देना है, और अवक्षेप निश्चित रूप से सॉलिड ही होता है, यहाँ पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। अवक्षेप सॉलिड क्यों होगा, ठोस क्यों होता है, यदि लिक्विड होता तो वो घुल जाता, लिक्विड होता तो वो घुल जाता, सॉलिड है इसलिए तो घुल नहीं रहा है, इसलिए तो वो पेंदे में शेष रह रहा है, इसलिए हम अवक्षेप का सिंबल ऐसे लेते हैं, सॉलिड लेते हैं। अब देखो हम कि ये तो है हमारा क्रिया कारक, और ये है हमारे उत्पाद, इनकी तुलना करनी है एक एक तत्वों की। यहाँ देखो बेरियम कितना है, 1 है, यहाँ भी हमारे बेरियम 1 है, बैलेंस है। यहाँ हमारे क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे हमारे क्लोरीन 1 है। तो इसके आगे आप रस मिलकर गुणांक 2 लगाना है, आपको कभी भी यहाँ नंबर कोई नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रहे।
तो हमारे क्लोरीन भी कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर हमारा सोडियम देखो, यहाँ हमारा सोडियम भी 2 है, यहाँ हमारे सोडियम भी यहाँ पर भी 2 है। फिर हमारे सल्फेट को देखो, SO4 एक है, तो यहाँ पर भी हमारा SO4 एक है। तो अब हमारे कुल मिलाकर ये समीकरण क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ऐसे शब्द समीकरण को आपको बैलेंस करना है। नेक्स्ट जो हमारी समीकरण है इसको देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं NaOH का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जो जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ये जो विलयन है NaOH का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन मतलब HCl के साथ क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाते हैं मतलब H2O बनाते हैं। अब हमारे इनके संकेत लिखने, सोडियम क्लोराइड का विलयन जल में, तो जल में है तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर लिक्विड लिख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में, तो जल में है तो एक्वस लिख सकते हैं, लिक्विड लिख सकते हैं। फिर है अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, विलयन है तो निश्चित रूप से लिक्विड ही है, और जल हमारा भी ये भी क्या है? लिक्विड ही है। अब ये तो हमारे भौतिक संकेतों के साथ लिख दिया। अब इसको देखना है, संतुलित करना है शब्द समीकरणों को। तो ये Na हमारा एक है, ये उत्पाद में भी Na एक है। हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी हमारा ऑक्सीजन एक है। यहाँ हमारे हाइड्रोजन कितने? एक तो ये है, एक ये, दो है। तो हमारे हाइड्रोजन यहाँ पर भी ये दो है, तो बैलेंस है। हमारे यहाँ क्लोरीन एक है, यहाँ पर भी हमारी क्लोरीन एक है। तो निश्चित रूप से हमारी समीकरण क्या है बच्चों? बैलेंस है। इस प्रकार से आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है रासायनिक समीकरणों का संतुलन कैसे करते हैं, और उसमें हमने शब्द समीकरण को पढ़ा है। कल बच्चों फिर मिलते हैं आपसे, हम समीकरणों के बारे में और चर्चा करेंगे। आज शब्द समीकरण लिए, कल हम रासायनिक समीकरण की और चर्चा करेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।